प्रूव किया कि ये तो माइक्रोबायोम इतना इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है ये माइक्रोबायोम के लिए। जब ये डिस्कवरी की कहानियां गूंज रही थी एकेडमिक हॉल्स में, यूनिवर्सिटीज में, तब एलीट एथलीट्स ने ऑफर किया एक नया पर्सपेक्टिव। उनके रिलेंटलेस ट्रेनिंग रिवील द मार्बल्स ऑफ एक्सरसाइज जो जाता था बियॉन्ड फिजिकल स्ट्रेंथ। ये मैजिक तो बियॉन्ड फिजिकल स्ट्रेंथ, उन्होंने फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही, क्योंकि उसके उसके अलग उसके बावजूद भी उनका क्या सीक्रेट था कि इन अनसीन डेप्थ ऑफ द बॉडी, हमारे अंदर जहां एक्सरसाइज कल्टीवेट करते थे एक डिवर्स गार्डन ऑफ माइक्रोफ्लोरा, कंट्रीब्यूटिंग द रोबस्ट कवच ऑफ द शीप हेल्थ के लिए। वो जो माइक्रोबायोटा है ह्यूमन बीइंग में फर्स्ट टाइम दिखा दिया इन्होंने कि एक्सरसाइज से ये जो माइक्रोफ्लोरा इतना बढ़ते हैं कि हमारे सेहत के लिए इतना बढ़िया है। फिर आया हमारा योगा, ग्रेसफुल आर्ट ऑफ योगा, एक डांस ऑफ बॉडी एंड ब्रेथ। हर एक डीप इनहेल और एक्सेल के साथ, जब हम इनहेल करते एक्सेल करते हैं, योगा नर्चर करता है जो वाइटल लिंक बिटवीन द गट एंड द ब्रेन। द गट एंड द ब्रेन वो लिंक है, उसको स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट्स को कंफर्ट करते हैं। और क्लिनिकल ट्रायल्स की कहानियां एडेड अनदर फेदर टू द योगा's cap, showcasing its potency, इतना पोटेंसी था टू ईज द डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होते हैं जबको हमारा एंग्जाइटी बढ़ता है, हमको कॉन्स्टिपेशन होते हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक साइन नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मिलते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज, ये योगा का अराउंड 200 या 300 आदमियों को एक्सरसाइज किया था। उनका क्लिनिकल ट्रायल में पता लगा कि ये जो योगा है इसको हेल्प करते हैं, और हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ, आईबीएस लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ ना अच्छा नहीं होता है, ये योगा और एक्सरसाइज उनको उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ को पूरा अपलिफ्ट किया। इस तरह एक्सरसाइज, योगा और गट हेल्थ की कहानी अनरेवल हुई, पोर्ट्रेइंग ए बहुत कैप्टिवेटिंग नैरेटिव ऑफ द सीक्रेट्स इनसाइड आवर बॉडी, द डांस ऑफ द गट माइक्रोबायोम। ये जो डांस होते हैं हमारे, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे साथ एक गट माइक्रोबायोम भी एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन आई डोंट वांट टू स्टील अ थंडर, हमारे साथ है एक फेमस डॉक्टर तुषा अभ्यंकर। तुषा अभ्यंकर हमारे टीम के एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है, साइंटिस्ट है। इन्होंने एमडी द्रव्य गुण किया है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है वेलनेस इंडस्ट्री में, ये आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है। एकेडमिक एक्सपीरियंस और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए इन्होंने वेलनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं, टेलीविजन में आए हुए। She is very famous actually, not too many people know. She is well known speaker and published paper in International Pharmacy Journal. और ये हमारे एसोसिएट मैनेजर है, उन्होंने इम्यूनिटी, ओबेसिटी, डायबिटीज, लिपिडी में सब काम किया है। As I said, she is a well-known speaker in Ayurveda, Health Awareness TV में. So, but without taking too much of the time, I want to bring in the one and only Dr. Trusha Abhyankar. Trusha, Dr. Trusha, the stage is yours. Good morning, sir. Thank you so much for the great introduction. Absolutely. Yeah, so I'll just start the session. Dr. Sham has given the excellent inputs on dancing, how the microbiome कैसे डांस करते हैं और कैसे हमें उससे हेल्प मिलता है हमारे गट को अच्छा बनाने के लिए, हमारे आंतों के अंदर रहने वाले माइक्रोबायोम को डेवलप करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन था। आप सब लोगों को पता होगा कि जो गट है, हमारी आंतें हैं, उसके अंदर जो माइक्रोबायोम है, उसके वजह से आंतों को हमारा दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है। मे बी सबको पता रहेगा। और मैं ये बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि अब तक के 2 सेशन थे जो इनटेक के बारे में थे। आज का सेशन है जो रहेगा एक्सरसाइज के बारे में।
तो मीनल जो हमारी ट्रेनर है वो आप लोगों को स्टैंड अप कराएगी बाद में, तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको अभी कोई स्टैंड अप करा के कोई एक्सरसाइज या योगा कराऊं, लेकिन मेरे सेशन में ये रहेगा कि मैं क्वेश्चन आंसर्स रहेगा, तो इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप सारे लोग आपका रिस्पांस जो है, आपका प्रतिसाद जो है वो चैट बॉक्स में डाल के मुझे दिया करे तो अच्छा होगा। स्टार्टिंग विद अ फ्रेज, जो एक मंत्र है, हम सारे लोग सुबह उठ के बोलते हैं। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, नो, प्रभाते कर दर्शनम। कितने लोगों को पता है? कोई हैंड रेस करके या मैसेज में डाल के भेजेंगे तो आई विल फील गुड। वाओ, नाइस, बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर किए हैं। वेरी नाइस टू सी द रिस्पॉन्स। तो प्रभाते कर दर्शनम क्यों करते हैं? सुबह उठते ही हाथों को क्यों देखना है? कर मतलब हाथ को क्यों देखना है? क्योंकि उसमें जो बताते हैं कि डिवाइन पावर से उसको देखते ही दिन शुरू करेंगे तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। लेकिन वो हमारा मंत्र नहीं है, क्योंकि हम वेट मैनेजमेंट जर्नी में हैं अभी। तो हमारा मंत्र आज से और यहाँ से आगे लेके रहेगा, प्रभाते गट इन मोशनम। तो आपका सुबह सुबह उठते ही अगर गट का मोशन आप सक्रिय रहेंगे, आपका गट सक्रिय रहेगा, तो ही जाके आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा और आपके वेट मैनेजमेंट जर्नी में आपको उसका ऑप्टिमम फायदा होगा। तो ये मंत्र याद रखिए और हम आगे जाएंगे और आगे का सेशन हमारा स्टार्ट करेंगे। तो सो यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप लोगों को अपने आप को बहुत ही प्रामाणिक तरीके से रेट करना है। ऐसा नहीं कि मैं बेस्ट हूँ और मैं अपने आप को ज्यादा रेट कर दूंगा। और आप कितना एक्टिव थे इसके लिए रेटिंग करने हैं, लेकिन ये रेटिंग जो है वो पिछले 2 दिनों के लिए नहीं है। ये रेटिंग रहेगा पिछले 2 दिनों के पहले आप कितना एक्टिव थे, वो मुझे जानना है। तो अगर आप बहुत एक्टिव है तो वो वैसा रिस्पॉन्स आप डालिए, आप अगर कम एक्टिव है तो वैसा रिस्पॉन्स आप डालिएगा। आपका नंबरिंग रहेगा 10 के तरफ हाईएस्ट एंड इनएक्टिव रहेगा तो टूवर्ड्स द 1। तो चैट बॉक्स में अगर फटाफट डाल देंगे आप तो आई विल बी गुड टू गो विथ नेक्स्ट। ओके, 7, 8, 4, मोनिका ने 9 लिखा है, मधुमती 8, 4, 8, नाइस। तो हमें मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वाओ। तो मेजोरिटी जो है, वेरी हैप्पी टू से दैट कि मेजोरिटी जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो तो एक्टिव की तरफ आ रहा है। एंड ये बहुत अच्छा है कि आप लोग एक्टिव हो और आपको पता है कि एक्टिव रहने से क्या क्या होता है। आप अगर व्यायाम करते रहेंगे और शारीरिक तरीके से सक्रिय रहेंगे तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छा बना रहेगा, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अच्छा बना रहेगा। उसके साथ ही साथ जो मेटाबॉलिक कंडीशन रहता है जिसको हम मधुमेह बोलते हैं, वैसी सारी कंडीशन को हम प्रिवेंट कर पाएंगे। तो ये था रेटिंग के बारे में। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप सारे लोग बहुत अवेयर हो अपने बॉडी को लेके, अपने शरीर को लेके, मन को लेके। तो हम आगे जाएंगे और पता करेंगे कि अगर हम इनएक्टिव रहते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए तो उससे क्या रिस्पॉन्स आता है। या तो अगर हम बहुत लंबे समय तक बिना कुछ एक्शन किए हुए स्लगिश तरीके से बैठे रहते हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर क्या क्रियाहीन होने के वजह से क्या परिणाम होता है वो हम यहाँ जानेंगे। 2 मुख्य परिणाम है। एक पहला जो है वो है ब्लड जो हमारा फ्लो है, रक्ताभिसरण जो है वो धीमा हो जाता है। आप सोचेंगे कि बैठने से कैसे धीमा होता है, वो तो अंदर चलता ही रहता है। लेकिन अगर आपका थोड़ा वजन ज्यादा है या फिर आपका नॉर्मल भी वजन है तो भी जो मुख्य रक्तवाहिनियां रहती है, हम लॉन्ग सिटिंग में अगर है तो रक्तवाहिनियों के ऊपर हमारे शरीर का वजन आने की वजह से वो जो रक्तवाहिनियां हैं वो धीमी हो जाती है और उसका जो एक्सटेंशन आगे रहता है उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर के सारे अवयवों को ऑक्सीजन और नरिशमेंट न्यूट्रिएंट पहुंचाते रहते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट ब्लड फ्लो धीमा होने के वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई और हमारे न्यूट्रिएंट का सप्लाई हमारे बॉडी पार्ट्स को नहीं हो पाता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम बोलेंगे लॉन्ग सिटिंग का। अब दूसरा इम्पैक्ट है वो है
डाइजेशन के ऊपर, उसका पाचन क्रिया के ऊपर क्या परिणाम होता है? तो पाचन क्रिया के ऊपर भी परिणाम बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि एक तो हमारी आंतें लंबी है और हम बहुत ही लंबे समय से अगर बैठे रहते तो आंतों के साथ में द इंटेस्टाइन गट के साथ में जो बाकी अवयव है आजू बाजू में, वो भी सिकुड़ जाते हैं। वो सिकुड़ने के वजह से उसका जो पाचन क्षमता रहती है वो कम हो जाती है। उसके वजह से धीरे धीरे जाते जाते आपको जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, लेकिन हमारी जो आदत है वो अगर नहीं बदलती है, तो हमें बाद में कॉन्स्टिपेशन और गैस और हेमोरॉइड्स, और उसके साथ ही साथ माइक्रोबायोम, द मेन इम्पोर्टेंट इज माइक्रोबायोम को अफेक्ट होता है। माइक्रोबायोम का जो रेशियो है वो डगमगा जाता है। जब वो डगमगाता है तो हमारे जो मेटाबॉलिक कंडीशंस हम बोलते हैं कि धीरे धीरे वजन बढ़ना, धीरे धीरे हमारा ब्लड शुगर बढ़ते जाना, ये सारे चीजें होती जाती है। तो ये दो मुख्य परिणाम हमने लंबे क्रियाहीनता से बैठने के देखे हैं। अब अगर प्रॉब्लम्स तो हमने समझ लिया है, लेकिन उसके ऊपर उपाय क्या है? तो उपाय के लिए हमने बहुत ही सिंपल और साधारण से लिम्फेटिक एक्सरसाइजेस बताए हैं। अब लिम्फेटिक एक्सरसाइजेस क्या है? हमारे शरीर में एक लिम्फेटिक सिस्टम है जिसको हम बताएंगे कि वो हमारे बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और वो एक रिजुविनेट करता है हमारे बॉडी को, उसका इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो वो जो लसिका ग्रंथि हम उसको बोलते हैं हिंदी में, तो जो लसिका ग्रंथियों का काम रहता है वो सारी बॉडी में फैली हुई रहती है, लेकिन जितना हम एक्टिव रहते हैं उतना उसका स्टिमुलेशन या उत्तेजना उसकी ज्यादा रहती है। जितनी उसकी उत्तेजना ज्यादा रहेगी, उतना हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता रहेगा, और हमारा गट और हमारी पूरी जो शरीर है वो हेल्दी स्टेट में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो एक्सरसाइज है डीप ब्रीथिंग, इसको हम डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं। अब डायफ्राम मतलब क्या है? तो डायफ्राम एक हमारी शरीर की मांसपेशी है जो हमारे लंग्स के नीचे के तरफ रहती है, डोम शेप में। वो सबसे बड़ी मांसपेशी है। उसका मुख्य जो रोल रहता है वो रहता है रेस्पिरेशन में। जब डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग या डीप ब्रीथिंग हम करते हैं तो हमें दो तरीके के फायदे होते हैं। एक तो हमें 100% लंग का कैपेसिटी बढ़ता है और ऑक्सीजन का हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा उसका अभिसरण हमारे बॉडी में होता रहता है। दूसरा ये है कि जो रिदमिक एक लयबद्ध ताल बनता है जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, कि नाक से नोज से इनहेल कर रहे हैं, मुंह से छोड़ रहे हैं, तो हमारा बेली फूल रहा है और बाद में वो ड्रॉप डाउन हो रहा है। तो वो जो लयबद्धता बन रही है हमारे चेस्ट और एब्डोमेन में, उसके वजह से जो है हमारे जो लसिका ग्रंथियां है उसमें उत्तेजना निर्माण होती है, और धीरे धीरे वो हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालना शुरू करता है। दूसरा जो है एब्डोमिनल सेल्फ मसाज। तो एब्डोमेन जो है हमारे डायफ्राम से नीचे शुरू होता है, और उसमें आते हैं, आंतों के साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और बहुत सारे बाकी ऑर्गन्स है। तो उनको सबको उत्तेजना मिलना भी जरूरी है, इसीलिए हमें दोनों हाथों से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोलॉन को गोलाकार में, कोलॉन के डायरेक्शन में, कोलॉन का जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो नीचे के तरफ गोलाकार में उसको जेंटल मसाज करना है। जेंटल मसाज से क्या होता है कि बाकी ऑर्गन्स को उत्तेजना मिलता है, साथ ही साथ हमारी जो लसिका ग्रंथियां है उसको उत्तेजना मिलता है, हमारा रक्ताभिसरण बढ़ता है, जिससे कि जो नरिशमेंट है जो मिलना है हमारे ऑर्गन्स को वो मिलता है। आगे जाते हुए जो तीसरा वाला जो एक्सरसाइज है वो है हमारा रीबाउंडिंग। तो इसमें जो है जंपिंग हो गया, या मिनी ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंपिंग हो गया, ये सारी चीजें आती है। इसमें एक जगह की लसिका ग्रंथियां इन्वॉल्व नहीं है। इस रिबाउंडिंग में सारी तरह की लसिका ग्रंथियां हमारे बॉडी के ऊपर एक्टिवेट होती रहती है, और पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता रहता है। चौथा वाला जो एक्सरसाइज है वो है ट्विस्टिंग एंड द रोटेशनल मूवमेंट। तो ये जो ट्विस्टिंग है, तो ये आपको कहीं जाना नहीं है। आप अगर काम कर रहे हैं सिस्टम के सामने, आप यहाँ पे बैठ के भी ट्विस्टिंग कर सकते हो, आप खड़े रह के भी ट्विस्टिंग कर सकते हो। तो ये जो ट्विस्ट होता है ये हमारे एब्डोमेन के एरिया को ही ट्विस्ट करता है, जिससे कि हमारी आंतों के साथ साथ हमारा बेली फैट को भी कम करने के लिए हेल्प होता है, क्योंकि हमारी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम है वो वहाँ के एक्सेस ऑफ द टॉक्सिन्स एंड फैट को
ड्रेन आउट कर सकता है। और लास्ट जो है वो है एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज में जो सारे एक्टिविटीज आ जाते हैं हमारा, जैसे रनिंग है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है, एरोबिक्स है, ये सारे के सारे एक्सरसाइजेज जो है वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट, उत्तेजना देते हैं और इसकी वजह से हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है डिटॉक्सिफाई करने के लिए। अब तक हमने जान लिया कि एक्सरसाइज जो है ओवरऑल बॉडी के लिए क्या फायदा करता है। अब हम थोड़ा सा विशेषकर रूप से हमारे आंतों के बारे में, हमारे इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 साधारण से आसान से पोस्चर्स, मतलब मुद्राएं दिखाई है योगा की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हमने पशुओं का फोटो दिखाया हुआ है। तो आप सब लोगों को पता है कि हमारा तो इवोल्यूशन हुआ है, हम भी कभी चतुष्पाद थे और चतुष्पाद से द्विपाद के ऊपर हमारी उन्नति होते गई है। तो द्विपाद होते होते हमारे जो मूवमेंट्स थे वो नेचर से थोड़ा अलग हो गए। अब अलग हो गए हैं, लेकिन जो एनिमल्स है उनके तो मूवमेंट वैसे ही है, तो उनको तो बहुत सारे बॉडी के एडवांटेज मिल रहे हैं, लेकिन हम डिप्राइव्ड हो गए हैं, हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो योगा की ये जो मुद्राएं हमने दिखाई है, ये बहुत अच्छा रिकनेक्शन है नेचर के साथ जुड़ने का, जिससे कि हम जो एनिमल्स का जो एटीट्यूड है, जो उनकी चपलता है, उनकी शारीरिक क्षमता है, वो हम में आत्मसात करने का। जैसे हम देख सकते हैं कि पहला है अधोमुख श्वानासन। तो श्वान जो है, जिसको कुत्ते को श्वान बोलते हैं संस्कृत में, तो वो जब उठता है तो आपने देखा होगा कि वो स्ट्रेच करता है बॉडी को। तो जो स्ट्रेचिंग है, अब हम बहुत लंबे समय तक अगर बैठे हैं तो हमें भी हमारे सारे मसल्स को स्ट्रेच करके रिलैक्स करने की जरूरत रहती है। वो अगर आप करोगे तो सारे मसल्स को रिलैक्सेशन मिलेगा। दूसरा आप देखोगे भुजंगासन, कोबरा पोज, एकदम रॉयल पोज है। आप जब भुजंगासन के पोज में जाओगे तो जो जैसे भुजंग का फना ओपन होता है, वैसे हमारा चेस्ट एक्सपांशन होता है, लंग कैपेसिटी बढ़ती है। साथ ही साथ बैक का जो हमारा अपर बैक के मसल्स है उनको स्ट्रेंथनिंग मिलती है। और आप देख पाते होंगे यहाँ पे, अगर मेरा कर्सर दिख रहा है तो ये जो एरिया है हमारा, वो हमारा मूलाधार चक्र का, उसको हम हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस बोलते हैं, उसका एरिया है और आंतों का एरिया है, जिससे कि स्टिमुलेशन मिल रहा है हमारे इंटेस्टाइन को। और धनुरासन द सेम वे आप देख पा रहे हो कि जो मूलाधार चक्र का स्टिमुलेशन हो रहा है। मार्जारासन जो कैट पोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बहुत लंबा समय तक सिस्टम के सामने काम करते हैं तो उनको उनके बैक को, स्पाइन को अगर स्ट्रेटनिंग रखना है या रिलैक्सेशन देना है तो कैट पोस्चर जो बताया गया है वो स्पाइन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। नौकासन आप देखेंगे सेम सही उसी तरीके से सिमिलर वे में आंतों को और मूलाधार चक्र को एक्ट करता है। वज्रासन जो है उसको, वो हमें वज्र के जैसा फर्म बनाता है, ये बताया गया है खाने के बाद करने के लिए। खाने के बाद करने से वो अगेन की मूलाधार चक्र के ऊपर काम करता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बार बार मूलाधार बोले जा रही, तो मूलाधार चक्र जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है हमारे षट चक्रों में से। उसी से सारे चक्र जागृत होते हैं। और एनाटॉमिकली हम देखें तो वो है हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, जहाँ पे सब कुछ नाड़ियों का जाला बना हुआ है। तो वो जो जाला है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे मोशन, यूरिनेशन, रिप्रोडक्शन, मेंस्ट्रुएशन एंड मेन इम्पोर्टेंट की गट और हमारे आंतों को एक्टिवेट रखने के लिए, उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को एक्टिवेट रखने के लिए। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये सारे आसान पोस्चर्स है, योग मुद्राएं, जो बिगिनर्स है, जिन्होंने कभी आज तक कोई एक्टिविटी नहीं की है, उनको विदाउट एनी रिस्क करने के जैसे वाले आसनास है, तो ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। आगे जाते हुए जब आपको ब्रीदिंग का, जो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग और योगा टेक्निक्स जो बताए हैं, उससे आप एक बार थोड़ा सा अभ्यास हो जाए, आपको, आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ उसके साथ में, तो बाद में आप कर सकते हो थोड़ा सा एडवांस लेवल का रिगरस एक्टिविटीज, जो कि रनिंग है, साइकिलिंग है, स्पोर्ट्स है, एथलेटिक्स है। और डॉक्टर श्याम ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया कि कैसे एथलेटिक्स एक्टिविटी जब करते हो आप, तो क्लिनिकली दिखाया गया है कि गट माइक्रोबायोम का चेंजेस होता है, उसके साथ ही साथ में हमें इससे वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड जाने से पहले अब थोड़ा सा आपका क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होने वाला है, तो प्लीज फटाफट से रिस्पॉन्स दे देना क्योंकि टाइम कम है।
अभी अब तक हमने एक्सरसाइजेस जान लिए हैं, अब हमें जानना है हाइड्रेशन, क्योंकि पसीना जाएगा तो पानी तो पीना पड़ेगा, तो कितना पानी पीना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि क्या मैं मेरे व्यायाम के दरमियान पानी पी सकता हूँ या व्यायाम होते ही इमीडिएटली पानी पी सकता हूँ? हाँ या ना में आप आंसर दे सकते हैं मुझे। Yes, yes, no, no. Sip, sip. Wow, very less. Little. Very nice. बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। यस, तो चलो बहुत अच्छी बात है मुझे कि मेरे सारे विद्यार्थी आज पढ़ के आए हुए हैं और उनको सब कुछ पता है ऑलरेडी, तो मुझे ज्यादा आसानी हो जाएगी एक्सप्लेन करने के लिए। तो एकदम सही बताया आपने कि अ, एक एक ऐसी कल्पना है लोगों की, मतलब उसको हम मिथ ही बोल सकते हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं, अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी पानी नहीं पी सकता, बिफोर भी नहीं, आफ्टर भी नहीं और ड्यूरिंग भी नहीं। लेकिन वो मिथ है, क्योंकि जब पसीना जाता रहता है और आप वेल हाइड्रेटेड नहीं हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपको बॉडी में डिहाइड्रेशन होके मसल्स क्रैम्प आप आए या और दूसरे कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिकमेंडेशन है कि अगर आपको पानी पीना है एक्सरसाइज के पहले तो आपको आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप वेल हाइड्रेटेड हो बिफोर द एक्सरसाइजेस। 200 से 300 ml पानी बताया गया है, 2 से 3 घंटे पहले आप एक्सरसाइज के पहले पी सकते हो, और 10 से 20 मिनट पहले आप 100 से 200 ml पानी पी सकते हो। तो आप देख सकते हो वेरिएशन टाइम का भी है और वेरिएशन क्वांटिटी का भी है पानी के। तो इतना रिकमेंडेड है। और किसी ने सिप सिप भी लिखा था, बहुत सारे लोगों ने, तो बहुत सही है कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे ट्रेनर ने कल ही बताया था कि अगर पानी भी पीना है आपको तो सिप सिप पीना है। तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज जो है आपको व्यायाम करने टाइम पे सिप सिप पानी पीना है। पोस्ट एक्सरसाइज भी हाइड्रेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं यहाँ रिकमेंड करना चाहूंगी कि बस प्लेन पानी पीने के बदले अगर आप कोई इन्फ्यूज्ड वाटर पीते हो, जैसे कि लेमन जूस है या मिंट है या और कोई दूसरे जूसेस है जो हमें इलेक्ट्रोलाइट का साथ ही साथ बैलेंस देते रहेंगे, तो हमारे मसल्स को सपोर्ट मिलेगा। तो हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। अब अगला सवाल, आप में से कितने लोगों को लगता है कि खाना खाने के इमीडिएटली बाद में हम वॉक कर सकते हैं, सही है करके? यस, नो? अच्छा, नो है, बहुत सारे नो है। ठीक है, यस, यस। सो ऑल आर गेसिंग यस एंड इट इज राइट। एक आयुर्वेदा और हमारे इंडियन सिस्टम में ये बताया गया है कि शतपावली, शतपावली मतलब 100 कदम चलना। जब हमें आफ्टर द मील वॉक करना है तो हमें इमीडिएटली वॉक करना है। इट शुड बी वॉकिंग नॉट वेरी रिगरसली, और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, बट हमें 100 कदम मतलब थोड़ा सा ही चलना है। तो मुझे पता है कि टाइम खत्म होने आया है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली हूँ। हम टूवर्ड्स एंड आ गए हैं और 2 स्लाइड्स है। तो हम वॉकिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर हम इमीडिएटली खाना खाते ही सोना भी नहीं है या बहुत एक्सरसाइज भी नहीं करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वॉकिंग करना है, तो उससे क्या होगा? उससे आपका डाइजेशन इंप्रूव हो सकता है, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आ सकता है, आपका वेट मैनेजमेंट के लिए हेल्प होगा। आप किसी को अगर हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, वो ये चीजों को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे उनका रिफ्लक्स जो आता रहता है वो कम होगा, एसिडिटी इंडाइजेशन के इश्यूज कम होंगे और आपके मूड के ऊपर भी उसका अच्छा इम्पैक्ट होता है। और एक लास्ट सवाल पूछ लूंगी, बाद के सवाल मैं कैंसिल कर दूंगी क्योंकि रिस्पॉन्स लेने के लिए टाइम कम है। आप में से कितने लोगों को ऐसे लगा है कि मैंने एक्सरसाइज की है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है? कोई भी छोटी सी खुशी हो, बहुत नहीं हुई तो भी, लेकिन किसी को कोई एक्टिविटी, एक्सरसाइज मतलब नॉट पर्टिकुलरली एक्सरसाइज, एक उदाहरण में देना चाहूंगी कि मैं अगर डांस करती हूँ तो मुझे खुशी हो जाती है, वो एक्सरसाइज है मेरे लिए। तो ऐसी आपकी कौन सी एक्टिविटी है जो आप यहाँ लिखना चाहोगे? कौन सी एक्टिविटी किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि मैं ये करने के बाद में मुझे खुशी हुई, योगा करने के बाद में खुशी हुई, रनिंग, वॉकिंग, जिम, मैराथन, साइकिलिंग? वाओ, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो क्यों खुशी होती है? किसी ने बहुत अच्छे से आंसर भी कर दिया है उस क्यों का।
तो ये है लिस्ट ऑफ द केमिकल्स जो हम एक्सरसाइज करने के बाद में हमारे बॉडी में सिक्रेट होते हैं। एंडोर्फिन एक है जो पेन किलर और मूड बूस्टर के जैसे काम करता है। सेरोटोनिन को फील गुड फैक्टर ही बोला जाता है और वो हमारे मूड को हमारी भूख को और नींद को कंट्रोल करता है। डोपामिन जो है वो हमारा रिवॉर्ड, मतलब हमने कुछ अचीव किया है उसके बाद में जो खुशी मिलती है उसके वजह से हमारे एक्सरसाइज के बाद में रिलीज होता है। सिमिलरली नॉरएपिनेफ्रिन, तो वो भी ऐसे ही स्ट्रेस का रिस्पॉन्स करके हमारे बॉडी में रिलीज होता है और स्ट्रेस को कंट्रोल भी करता है। अब जो है कि लाइंग डाउन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वो जो है हमको गट में बेनिफिट देता है। कोई गैस किसी को करना है एक 2-3 सेकेंड्स में कि लेफ्ट साइड ही क्यों सिलेक्ट किया गया है? इवन आयुर्वेदा में भी वामकुक्षी खाने के बाद में लेने के लिए बोला है। तो वामकुक्षी मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे सोना। ठीक है, दैट इज अ गुड गिफ्ट की गुड गेस की हार्ट जो है अच्छा, राइट राइट। तो स्टमक भी लेफ्ट साइड में है, इट्स वेरी गुड। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे सोते हैं तो जैसे आपने बताया कि हमारा स्टमक के नीचे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन जब वो एक लाइन में आ जाते हैं तो जो वेस्ट मटेरियल है वो स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर करने के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत आसानी हो जाती है। साथ ही साथ एसिड रिफ्लक्स में फायदा होता है और लिम्फेटिक ड्रेनेज में भी उससे फायदा होता है। अब छोटे छोटे टिप्स है। अच्छे तरीके के कंफर्टेबल शूज को आपको सिलेक्ट करना है ताकि आपको एक्सरसाइज करने के टाइम पे दिक्कत ना हो। आपको गुड फिट्स कपड़े अच्छे से सिलेक्ट करना है, कंफर्टेबल, ताकि आपको कंफर्टेबली आपका एक्सरसाइज आप कर पाओ। उसके साथ ही साथ है कि अच्छा सपोर्ट फ्रॉम द ट्रेनर है, आपके फैमिली मेंबर से है, साथ ही साथ आपके कोच से है, वो बहुत जरूरी है। आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर ना हो पाए तो कम से कम 5 दिन आपको वीक में करनी है। आपके वर्क प्लेस पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, जो हम कुछ मिनट में ही जुड़ने वाले हैं ऑनलाइन। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहेगा कि आपका जो पार्टनर है जो जिसके साथ आप एक्सरसाइज करोगे वो मोटिवेटेड रहना चाहिए, जिसको देख के आप भी प्रोत्साहित होके आगे एक्सरसाइज आप करते रहो। कॉशन लेने हैं थोड़े से, जिनको कोई मेडिकल कंडीशन है वो अपने हेल्थ फैमिली फिजिशियन से एक बार चेक करा ले। कोई भी एक्सरसाइज ओवर ड्यू नहीं करना है, अगर वो योगासनास भी है तो भी ओवर ड्यू नहीं करना है। हमारी बॉडी हमको बताती रहती है, बॉडी को सुनना है और सारी चीजों को एक साथ नहीं करना है। एक्सरसाइज को शुरू किया, थोड़ा गैप दीजिए, फिर से दूसरी चीजों को शुरू करिएगा। अब 5 टेक अवे ऑफ द डे आपको क्या करना है सभी को आज से। आपको प्रॉपर पोस्चर में आज से पोस्चर को चेक करना है, सही तरीके से बैठना है। आपको जो ब्रेक मिलता है काम के बीच में उसको मोबाइल लेके वेस्ट नहीं करना है। आपको उठना है और एक राउंड लगा के आना है। आपको अलार्म सेट करना है कि 2 घंटे में एक बार या 1 घंटे में एक बार 5 मिनट के लिए मैं उठ के मैं वॉक करके आऊंगा, जो लिम्फेटिक एक्सरसाइज है। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेचेस करना, जो हमने कैट एंड काउ पोस्चर में बताया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बैक के लिए और हमारे मसल्स के लिए। और एक जैसे से लॉन्ग सिटिंग या लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करना है, दैट यू हैव टू मेक श्योर। आज लास्ट सेशन खत्म होने आया है, आपकी एक्टिविटी है। आपको अगर जो भी फील गुड फैक्टर्स आपके हैं सबको साथ लेके एक मस्त सा रील बनाइएगा, हमको भी शेयर करिएगा। जो एक्सरसाइजेस और योगा हमने बताए हैं, हमको बहुत अच्छा लगेगा आपके वो एक्सरसाइजेस और योगा का रील देखने के लिए। एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, और मंत्रा याद रखिएगा। सो विद दिस मैं मेरा सेशन सत्र खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Trusha.